हेलो डियर व्यूअर, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम्स का एक वीडियो बना करके जो जरूर भेजूंगा और पोस्ट करूंगा। तो आप देखिए कि सिमिलर ट्रायंगल में जो पहली थ्योरम है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स ग्रीस के, यूनान के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम प्रूव की थी और इसका स्टेटमेंट भी दिया था। तो हम लोग आज इसी थ्योरम को समझेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। तो वेयर इसके प्रूफ में सिर्फ दो फैक्ट हमारे यूज होंगे। पहला फैक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सभी जानते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। दूसरा फैक्ट जो है, नाइन्थ में कुछ किताबों में हटा भी दिया गया है, कुछ बोर्ड में है भी, लेकिन वो फैक्ट बहुत जरूरी है। फैक्ट ये है कि अगर दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जाए, L1 एंड L2, और इस पर एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ये P Q R। ट्रायंगल का बेस सेकंड लाइन पे है और ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट लाइन पे है और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब फर्स्ट लाइन पर ही एक और पॉइंट T ले लें हम और इन्हीं दो Q और R से उसको ज्वाइन कर दें तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। अब ट्रायंगल TQR जो है उसका एरिया और PQR का एरिया सेम होगा। अब सेम कैसे होगा? तो जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस कभी नहीं बदलती, कांस्टेंट होती है। ठीक है, चाहे वो इनफाइनाइट तक चली जाए, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जो PQR की हाइट हुई वो भी h हुई और जो TQR की हाइट हुई वो भी h हुई और बेस इनका सेम हो गया B। अब अगर एरिया हम निकालें तो एरिया PQR इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 बेस यानी B, हाइट यानी h। इसी तरह एरिया TQR, बेस सेम है तो इनका भी बेस भी वही होगा और हाइट इनके लिए भी वही होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नहीं बदलती पैरेलल लाइन के केस में। तो अब दोनों का एरिया सेम हो गया तो हम एरिया PQR इक्वल टू एरिया TQR, दोनों एरिया आपस में इक्वल हो गए। अब ये जो एरिया आपस में इक्वल हुए हैं इनको हम कुछ अलग ही तरीके से बोलेंगे। क्या कहेंगे? द ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी जो ट्रायंगल हैं सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उनका जो वर्टेक्स है वो एक पैरेलल लाइन पर होगा और उनका बेस एक दूसरे पैरेलल लाइन पर होगा। ऐसे केसेस में ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। अब चाहे हम जितने सारे ट्रायंगल बना दें, यहाँ पे n लिख दें, यहाँ पे इसी तरह P लिख दें, जैसा कि P तो हमने लिख ही दिया है तो हम यहाँ पे S लिख दें। तो इस तरीके से हम जितने सारे ट्रायंगल बनाएंगे सबका एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मुझे इसे इरेज करना होगा क्योंकि अब मैं प्रूफ के बारे में बात करूंगा इसके। और तो डियर व्यूअर, अब हम थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या आखिर। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। यानी अगर कोई लाइन दो साइड्स को, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को काटती है, काट रही है ऐसे, और ये काटते हुए थर्ड साइड के यानी BC के पैरेलल भी जा रही है, ये इस तरीके से ये लाइन काट रही है। मैंने पूरी लाइन नहीं दिखाई है तो उसका एक केवल छोटा सा पोर्शन ही दिखाया है जो ट्रायंगल के अंदर है। ये लाइन यहां से कहीं से आती जाती काट देगी इसको। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है
तो इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा AD अपान DB, AE अपान EC। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कहेंगे AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, और ये कब होगा, जब हमारी कंडीशन होगी DE पैरेलल टू BC। जब DE BC के पैरेलल होगा तभी ये कंडीशन होगी। तो अब हम इसका एक सिस्टमैटिक प्रूफ करेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक प्रूफ बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए जब आप सिस्टमैटिक काम करते हैं। और जब आप जल्दबाजी में हबर दबर में काम करते हैं, कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, जल्दी से किया, जल्दी से प्रूफ पे पहुंच गए, तब एग्जामिनर के माइंड में आता है कि यार इस बच्चे ने नकल की होगी, इसको किसी ने दूर से कॉपी दिखा दी होगी, ये जल्दी जल्दी जितना नोट कर पाया उतना नोट कर लिया। तो सिस्टमैटिक प्रूफ बहुत जरूरी है, और हमारे सारे व्यूअर तो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, तो इसलिए जो है वो सिस्टमैटिक प्रूफ ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करके, और स्टेटमेंट मैं बता ही चुका हूं, अब मैं सीधे सीधे प्रूफ की बात करूंगा। तो व्यूअर अब हम सिस्टमैटिक प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, और आप देख ही चुके हैं इससे पहले का हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करने हैं वो हमने बता दिया आपको। और अब फिगर में हम ये देखेंगे कि फिगर में हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। देखिए मैनिपुलेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई गिवन क्या है, क्या क्या दे रखा है। तो अ ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC, बहुत शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये है कि आपकी बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, और फिगर का डिस्क्रिप्शन बाकी फिगर दिया ही गया है, बाकी चीजें देख लेगा एग्जामिनर। यहाँ से आपका ये एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें DE जो साइड है ये पैरेलल है इसकी साइड BC के, और ये इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर रही है, दो ट्रायंगल में भी डिवाइड कर रही है। खैर वो तो बात की बात है। अब हम ये देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमारी सेकंड हेडिंग होगी, टू प्रूफ। हम प्रूफ क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है अगर ये चीज गिवन है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन नहीं भैया, बिल्डिंग नहीं बनाने वाले। कंस्ट्रक्शन मींस फिगर मैनिपुलेशन। फिगर में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट कर देंगे उसको, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे हमारा जो दो कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो इसमें लगता है कि नहीं। अब कहीं पे कोई परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रहा, तो कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस E पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे M, और D पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे N। ठीक है, फिर B पॉइंट को E से ज्वाइन कर देंगे और D पॉइंट को C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इनके बीच के जो ट्रायंगल होंगे उनके एरिया इक्वल होंगे। और हम सबसे पहला जो है जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो क्या किया, ड्रॉ ME perpendicular AD and DN perpendicular AE। ठीक है, इतना तो परपेंडिकुलर वाला। अब हमें ज्वाइनिंग क्या की है, B to E की है और D to C की है। नाउ ज्वाइन B to E and D to C, ये हमने ज्वाइन किया है।
हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा यहां से, और प्रूफ करते समय हम देखेंगे कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि अगर ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर खींचना शुरू कर दे तो हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, यानी 3 परपेंडिकुलर खींचे जा सकते हैं। यहाँ मुझे 2 की जरूरत थी इसलिए मैंने 2 खींचा। तो अब ADE इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ADE ये इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 बेस, जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है, जिस साइड पर वो बेस होती है, तो बेस हो गया AD, और हमारा फार्मूला है 1/2 बेस यानी कि AD इंटू परपेंडिकुलर ME। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा भी एरिया निकाल लेंगे दूसरे तरीके से भी। AE एंड DN, 1/2 AE हमारा बेस है एंड DN परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि अलग अलग परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं तो अलग अलग साइड लेंथ हो रही है तो फिर कैसे इक्वल हो जाएगा, नहीं वो इक्वल ही होगा, क्योंकि एरिया किसी भी शेप का एरिया यूनिक होता है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ, हमें एडी और डीबी का रेशियो लेना है, और एडी और डीबी का रेशियो आएगा कैसे, जब हम इस ट्रायंगल का एरिया एडी इंटू एमई के टर्म में लेंगे, और इस ट्रायंगल का एरिया यानी डीबीई इसका एरिया कैसे लेंगे, बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। देखिए जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया यहां से यहां। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 110, 120 कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस के बाहर गिरता है, ट्रायंगल के बाहर गिरता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं गिरता। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये, तो इसका जो परपेंडिकुलर है इसके बाहर गिर रहा है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे। एरिया DBE, DBE क्या हो जाएगा, 1/2 बेस यानी DB एंड हाइट, हाइट सेम हो गई ME, इसकी भी हाइट ME ही हो गई। ठीक है, और जब हम इनका रेशियो लेंगे तो एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू 1/2। अब यहां पे हम इस साइड के लिए रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो हमें सिर्फ AD इंटू ME वाला रेशियो लेना है, तो AD इंटू ME 1/2 और इधर DB इंटू ME, तो ME भी कोई नंबर ही होगा तो उसको काट सकते हैं हम ये इस तरीके से, और काटना मीन डिवाइड करना होता है। ये भी मैं बात चलिए तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे काटना ठीक नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट नोटेशन में इस तरीके से काट सकते हैं। इस काटने का मतलब सिर्फ डिवीजन है, इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, और 1/2 को 1/2 से डिवाइड किया तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस ये हमारे नए टर्म है जो हम टीचिंग करते वक्त यूज करते हैं और बच्चे भी उसको यूज करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब मुझे इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बता सकूं। इसका दूसरा इक्वेशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, तो ये मैंने इरेज तो कर दिया है, लेकिन इक्वेशन 1 आपकी सेफ है ताकि हम इसका यूज कर पाए और आपको समझ में भी अच्छे से आए। अब अगर हम प्रूफ में दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, ये जो आपका दूसरा ट्रायंगल होगा वो ये होगा, और ये वाला ट्रायंगल ये। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, एरिया DEC
तो क्या हो गया, ये 1/2 ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं उसका परपेंडिकुलर बाहर ही गिरता है, तो हम लिखेंगे EC बेस है और DN परपेंडिकुलर, EC इंटू DN। अब अगर हम फिर से रेशियो लें एरिया ADE का और एरिया DEC का, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। अब ADE का जो एरिया लेंगे वो इस परपेंडिकुलर और इस बेस का लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसका और इसका दोनों साइड का रेशियो निकालना है, तो 1/2 E इंटू DN, और नीचे अभी हम निकाल चुके हैं EC इंटू DN, ठीक है। तो A अपॉन EC और ये हमारा DEC ट्रायंगल है, ये ADE ट्रायंगल है, और DN कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया। फिर से मैं बताऊंगा कि ये वही डिवाइड में कैंसिल हुए हैं, बस लिखने का हमारा तरीका है थोड़ा सा, ठीक है। अब AD अपॉन DEC आपस में इनका रेशियो निकाल लिया, इक्वेशन 2। अब अगर हम ये देखें दोनों रेशियो में ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो ADE का एरिया है, और ADE का एरिया कैसा होगा, यूनिक होगा, बिल्कुल एक जैसा, इक्वल, तो ये चीज तो इक्वल हो गया। अगर नीचे वाली चीज भी इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल के एरिया जब इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियो भी इक्वल हो गया, और एक बार ये रेशियो इसके इक्वल हो गया तो ये रेशियो भी इसके इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हम वही फैक्ट यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो ये जो दो ट्रायंगल बने हैं हमारे DBE और दूसरा ट्रायंगल ये DEC, तो DEC और DBE दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इनका बेस DE सेम है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो बस यही फैक्ट हमें लिखना है, और ये लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है, इसको लिखना जरूरी है आपको, इसके बिना थ्योरम इनकम्प्लीट मानी जाएगी। सिंस ट्रायंगल DEC and triangle DBE are on the same base and between same parallels. So area DBE equal to area DEC, दोनों के एरिया आपस में इक्वल हो गए। ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब बाई इक्वेशन 1 to 3 ये हमारा अलग है पार्ट। अब सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब इन तीनों इक्वेशन को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे हम कि भाई ये रेशियो दोनों दिए गए हैं और ऊपर वाले तो इक्वल ही हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी जब इक्वल हो गए बाई इक्वेशन 3 से, तो इनका रेशियो भी आपस में इक्वल हो गया। हम डायरेक्ट लिख देंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो डियर व्यूअर, आप देखिए, बताइए कि कैसा रहा ये प्रूफ, किस तरीके से हम जो है आपके लिए बहुत ही कम लैंग्वेज के साथ मैंने ये प्रूफ किया है, ताकि आप लोगों को प्रूफ करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादातर टेक्निकल पॉइंट्स ही हों, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है, और आपके क्वेश्चंस का भी बेसब्री से इंतजार है। आप क्वेश्चन पूछिए जिनको मैं सॉल्व करके दूंगा।